हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे आईटेप फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज लैंग्वेज 1 की यूनिट 1 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन। तो आज हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो रहेगी वो दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में जो है आपकी स्लाइड रिप्रेजेंट होगी और मैं दोनों मीडियम से हेल्प दोनों मीडियम में कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट सारी मिलती रहे, नोटिफिकेशंस आते रहे जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसके। सो ये जो वीडियो है वो आईटेप के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दैट इज फर्स्ट वन इज डिफाइनिंग कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन होता क्या है? द एसेंस ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जब हम अपनी कोई भी चीज़, हम अपनी फीलिंग, हम अपने आइडियाज़ को जब हम एक्सचेंज कर सके तो वो कम्युनिकेशन में आएगा। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। सो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। कि जब हम क्या, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, मतलब लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने आइडियाज़ को बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये जो लिखा हुआ है उसको आपको बता रही हूँ, आपको ये लेसन के बारे में बता रही हूँ। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है कि आप सुन रहे हो, मैं बता रही हूँ। फिर आप फीडबैक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मुझे फीडबैक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस बना सकते हो ना। टू वे प्रोसेस। अभी ये क्या है? वन वे प्रोसेस है, क्योंकि अभी सिर्फ आप मुझे सुन रहे हो। आप अगर कमेंट सेक्शन, अगर ये लाइव क्लासेस होती तो ये क्या होती? टू वे कम्युनिकेशन होता। बट अभी क्या है? ये वन वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। की इंफॉर्मेशन कन्वे करना मतलब बताना, आइडियाज़ शेयर करना और फीलिंग्स शेयर करना बिटवीन टू और मोर पीपल, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें होना, मतलब बातचीत होना। एक तरह से सिंपल मीनिंग में समझे, बातचीत को ही हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इट इज़ डायनामिक। डायनामिक है मतलब गतिशील है, ये चेंज होती रहती है चीज़ें, है ना। सब सेम नहीं होती है हमेशा, क्योंकि लैंग्वेज क्या आप देखते हो ना, डिक्शनरी में हर साल कोई ना कोई वर्ड क्या होता है, जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी पहले हमें कोविड-19 के बारे में पता ही नहीं था, बट अब कोविड-19 से रिलेटेड पैंडमिक वर्ड और बहुत सारे वर्ड ऐसे स्टार्ट हुए जो हमें अभी पता लगने लगे हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में भी बात किया हुआ है, जैसे कि एक ब्रेन रोट वर्ड है। ब्रेन रोट क्या होता है मैंने ये बताया था आपकी प्रीवियस वीडियोस में। बेसिकली इट मीन्स कि जो बच्चे रील से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, उसे ब्रेन रोट कहा जाता है, उन्हें ब्रेन रोट कहा जाता है। सो इट इज़ डायनामिक, गतिशील है, चेंज होता रहता है। इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का एक तरह से जुड़ाव होता है ना। कि अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो इंटरैक्टिव होगा, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं किसके थ्रू? ये स्लाइड्स के थ्रू। तो को स्लाइड्स को क्यों यूज़ किया है हमने? बेसिकली ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, जो हम काम कर रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ वो इंटरैक्टिव वे में समझ आए। सो इट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक प्रोसेस। सिम्बॉलिक प्रोसेस मीन्स कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे A B C D, आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या है? सिम्बल्स है। हमारी जो बातचीत है वो सिम्बल्स के जरिए भी हो रही है और ओरली भी हो रही है ना, रिटन फॉर्म में भी हो रही है और स्पोकन फॉर्म में भी हो रही है ना। सो इट इंक्लूड इन सिम्बॉलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। तो इसमें क्या होता है? वर्बल चीज़ें भी आती हैं और नॉन वर्बल भी। नॉन वर्बल इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती, मैं अपने आप का चेहरा दिखाती, तो आपके सामने मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही होती है ना, आँखों का इस्तेमाल कर रही होती, देख रही होती, आपको समझा रही होती। तो नॉन वर्बल क्यूज मीन्स हमारे जेस्चर्स जो हो गए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान आपसे बातचीत कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बट आपसे कैसे बात कर रहा है? बिल्कुल प्यार से। तो आप उसके एक तरह से नेचर, उसके नॉन वर्बल तरीके से समझ सकते हो, मतलब उसके बिहेवियर से समझ सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है या क्या, कैसा उसका नेचर है। सो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज से हम जान सकते हैं किसके बारे में? किसी भी इंसान के बारे में उससे बातचीत करके। सो द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। की कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या हैं, कि किस लिए काम आता है। सो इधर जैसे लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस। बिल्डिंग ब्रिजेस क्यों लिखा है? जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल
आपके मन में कुछ चीज़ है, जैसे टीचर और स्टूडेंट का ही रिलेशनशिप देख लो। अगर स्टूडेंट को कोई चीज़ समझनी है तो कैसे पता चलेगा कि टीचर को कि स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझनी है, उनको कुछ चीज़ समझ नहीं आई। तो ये क्या करता है, जो ब्रिज होता है ना, वो बनाता है, मतलब गैप्स को क्या करता है, कम करता है या बिल्कुल ही हटा देता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होगा कि उन्हें नहीं पता होगा कि टीचर को नहीं पता होगा कि स्टूडेंट को क्या समझ आ रहा है, और स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि टीचर को कैसी चीज़ें, मतलब कि किस वे में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ चाहिए। तो वो किसके थ्रू हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, बातचीत के थ्रू हो सकता है। सो फंक्शंस क्या हैं इसके, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, नॉलेज शेयर कर सकते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं और डेटा शेयर करते हैं, किसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। सेकेंड इज सोशल, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अगर हम बातचीत करेंगे, बिना बातचीत किए तो आप अपने दोस्त भी नहीं बना सकते ना। अगर आप अपने क्लासमेट से बात ही नहीं करोगे तो कैसे आप फ्रेंड्स बना पाओगे, है ना, कैसे आपका पीयर ग्रुप अच्छा होगा। टीचर से बात नहीं करोगे तो आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा कैसा होगा, खराब होगा ना। अगर सोसाइटी में भी बात नहीं करोगे तो आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बन पाएगा, सोसाइटी में कोई आपको नहीं पूछेगा। सो सोशली भी क्या करता है, हेल्प करता है, कम्युनिकेशन की रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो द थर्ड वन इज इमोशनल। सो हम क्या कर सकते हैं, बातचीत के जरिए अपनी जो फीलिंग्स है, हम अपनी एम्पैथी है, वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लोगों के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द फोर्थ वन इज द कंट्रोल, इन्फ्लुएंसिंग और डायरेक्टिंग बिहेवियर। हम क्या कर सकते हैं, उस कम्युनिकेशन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी भी इंसान को। जैसे आपने देखा होगा ना, यूट्यूब पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स वगैरह बताते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, वो बातचीत के थ्रू ही करते हैं ना, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ना, तो हमारे बिहेवियर को कैसे मेंटेन करना चाहिए हमें, तो वो भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं, बातचीत के थ्रू कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डिंग ट्रस्ट। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं, हम एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि हमारी जो बातचीत है, हमने दूसरों, जैसे मैं अभी स्लाइड बता रही हूँ आपको, पढ़ के बता रही हूँ ना, ओरली बता रही हूँ, तो कैसे पता चलेगा, क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिससे ये पता लगे कि ये जो कम्युनिकेशन थी वो इफेक्टिव रही है, अच्छी रही है, बिल्कुल जो समझाना चाह रहा था वो बच्चों को समझ में आया है। सो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी मैसेज बता रहा है, जो भी कन्वे कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, कि ज़्यादा बड़े उसमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बहुत बड़ी क्या इस प्रेजेंटेशन पे मैं सब कुछ बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख लूँ तो क्या होगा, उससे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट मैंने अगर जब ये शॉर्ट एंड कंसाइज वे में लिखा है तो आप इजीली समझ सकते हो, पॉइंट्स के जरिए समझ सकते हो कि टीचर क्या कहना चाहती है। सो क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड वन इज रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यूइंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, कि जब आप बातचीत कर रहे हो तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, एक तरह से बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को नेग्लेक्ट कर दो, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दो। सो द थर्ड वन इज एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग सॉरी। सो पेइंग फुल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बन सकता है, अच्छा कैसे बन सकता है, जब आप उसकी बात पर, सामने वाले की बात पर पूरी तरह से अटेंटिव हो, है ना। फॉर एग्जांपल टीचर जब आपको क्लास में पढ़ा रही होती है तो आप क्या करते हो, कभी कुछ कुछ चीज़ें सोचने लग जाते हो, कि मेंटली तो आप कहीं और प्रेजेंट होते हो, फिजिकली क्लास में प्रेजेंट होते हो, तो उससे क्या होता है, अगर आप एक्टिव लिसनिंग ही नहीं करोगे, सुनोगे ही नहीं बात को, तो आप कैसे आंसर कर पाओगे, है ना, टीचर जो पूछ रही है उसका। सो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, मतलब फुल अटेंशन पे करना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, और मैसेज को अच्छे से समझना चाहिए। सो द फोर्थ वन इज फीडबैक, फीडबैक भी होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। सो प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली रिस्पॉन्सेज, जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर आप देखोगे इसे यूट्यूब पर, है ना, किसी भी चैनल के थ्रू। सो आप जब इसको देखोगे तो आप
मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो आपको समझाया, मैंने जो ये चीज़ें आपको बताई हैं वो समझ में आया है नहीं आया, तो वो किसके थ्रू पता चलेगा? फीडबैक के थ्रू पता चलेगा। जब आप मुझे बताओगे कि मैम आपने ये चीज़ अच्छे से समझाई और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तभी मुझे पता चलेगा। सो फीडबैक भी ज़रूर होना चाहिए किसमें? एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन में, एक अच्छी बातचीत में, है ना? हमें पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, कि हाँ मैंने ये चीज़ सही से समझा दी। तो वो किसके थ्रू पता चलेगी? फीडबैक के थ्रू पता चलेगी। सो द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन प्रोसेस अ कोलैबोरेटिव डांस। तो कैसे है कोलैबोरेटिव डांस की? इसमें क्या होता है, दोनों का ही, सेंडर और रिसीवर दोनों का ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, दोनों ही। तो एक बात का आंसर करिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि किसके बिना, मतलब इस प्रोसेस में किसके बिना एक कम्युनिकेशन बहुत अधूरी है ना? हम बात करें कि कम्युनिकेशन किसके बिना बहुत अधूरी है, मतलब कंप्लीट इनकम्प्लीट है कम्युनिकेशन, तो इनमें से किसके बिना? सेंडर के बिना, मैसेज के बिना, चैनल के बिना, या रिसीवर के बिना? सो आंसर करिएगा कमेंट में इस क्वेश्चन का। तो हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस, कैसे कम्युनिकेशन करी जाती है, बातचीत की जाती है। सबसे पहले कौन आता है उसमें? सेंडर आता है। सेंडर क्या करता है? एनकोड एंड ट्रांसमिट द मैसेज। एनकोड मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या करता है? मैसेज को लिखता है, ठीक है, जैसे कि आपको लिखना या फिर बोलना, पहले वो बोलेगा, फिर जो वो मैसेज होगा वो क्या करेगा? कन्वे करेगा, द इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वेड, अपनी भाषा में करेगा, फिर उसके बाद मैसेज कन्वे करेगा वो, मतलब सेंड करेगा एक तरह से। फिर उसके बाद चैनल, किसके थ्रू? चैनल मतलब किसके थ्रू वो मैसेज को कन्वे कर रहा है, चाहे वो जैसे मोबाइल हो या फिर आपके सामने ही हो, है ना, या फिर ईमेल वगैरह के सामने, सोशल मीडिया के थ्रू। तो क्या चैनल है उसका अपना मैसेज कन्वे करने का? टीवी हो तो क्या चैनल है वो भी देखना पड़ेगा। मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, किसके थ्रू जो है सेंड किया गया है मैसेज। सो उसके बाद है रिसीवर, उसके बाद कौन आता है? लास्ट वन इज रिसीवर, कि जब वो मैसेज सेंडर जो है वो एनकोड कर देगा अपना मैसेज, देख बता देगा कि उसको वो क्या बताना चाह रहा है, चाहे किसी चैनल के थ्रू, तो उसके बाद वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, और रिसीवर क्या करेगा? उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, जिसमें वो समझ सके, डिकोड करेगा उस चीज़ को। जो अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रिसीवर है, जो सेंडर समझाना चाह रहा है वो ना समझे, कुछ और समझ ले, तो वो रिसीवर पे डिपेंड करता है। और वो कैसे पता चलेगा सेंडर को कि रिसीवर ने क्या समझा है? जब वो क्या करेगा? फीडबैक देगा, किसको? सेंडर को। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि मेरा मैसेज सही से कन्वे हुआ है या नहीं हुआ है? सो रिसीवर क्या करेगा? डिकोड करेगा मैसेज को, इंटरप्रेट करेगा अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से, जैसा उसे समझ आए। तो ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो इसमें फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बताने के लिए कि वो अफेक्टिवली तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सो अगर वो, हम जैसे हम बात करें कि जब जो सेंडर है ना, सेंडर ने जो मैसेज क्या कर दिया, एक तरह से मैसेज दे दिया किसी चैनल के थ्रू, किसे? रिसीवर को। तो रिसीवर क्या करेगा? फीडबैक देगा। अब अगर वो फीडबैक नहीं मिला, है ना, नहीं मिला, तो क्या होगा कि रिसीवर कुछ भी समझ लेगा उसे, सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या समझा और मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो वो जो रिसीवर को जो कुछ और चीज़ें एक तरह से सुनने को मिली, या फिर वो नहीं समझ पाया, तो वो क्या होगा? बैरियर्स होंगे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। मतलब रुकावटें क्या हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, कि किस वजह से एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता, या फिर क्यों कम्युनिकेशन में ये जो चीज़ें होती हैं, बैरियर्स हैं, रुकावटें क्यों आ जाती हैं। सो नेविगेटिंग चैलेंजेस की चैलेंजेस देखेंगे हम। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल नॉइज। सबसे पहला तो फॉर एग्जांपल हम बातचीत कर रहे हैं और साइड से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या होगा? उससे डिस्ट्रैक्शंस हो जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच, जैसे लाउड साउंड्स और इंटरप्शन की वजह से। सेकंड वन इज सॉरी, साइकोलॉजिकल नॉइस मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, बट आपके मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं, जैसे इंटरनल थॉट्स, आपके इमोशंस। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा सैड हो और टीचर आपको डांट लगा रही है या फिर समझा रही है ना, पर आपको वो चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा, तो उससे भी क्या होगा? एक तरह से ये भी क्या है? बैरियर है। जब आप साइकोलॉजिकल, मतलब अपने दिमाग में ही कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आप उस क्या समझ नहीं पा रहे हो उस कम्युनिकेशन को, उस बातचीत को, तो ये भी क्या है?
ठीक है, ये भी बैरियर है। उसके बाद है थर्ड वन इज कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? वेरिएशंस इन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड वैल्यूज। तो कल्चरल डिफरेंसेस मींस फॉर एग्जांपल कि कोई कुछ कुछ जो चीज़ें होती है ना, वो हर कल्चर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है ना। सो लैंग्वेज में वेरिएशंस की वजह से कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी ही आती है, तो आप कैसे समझ पाओगे इंग्लिश को अगर आपके सामने कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो, है ना। तो ये भी क्या है? बैरियर है किस चीज़ का? एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कस्टम्स की वजह से और वैल्यूज़ की। क्योंकि आजकल क्या इंडिया में तो कितनी सारी क्या है, डायलेक्ट्स भी हैं, है ना। लैंग्वेज के अलावा डायलेक्ट्स भी है, तो डायलेक्ट्स में कितने सारे वर्ड्स हैं जो एक लैंग्वेज में कुछ और होते हैं उसका मीनिंग, और दूसरे लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग होता है। सो इस वजह से भी क्या होता है, क्या हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बैरियर्स आ सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन इज इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है? इमोशनल बैरियर लाइक द, जब आप इमोशंस, मतलब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, थकावट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, या मेंटल ब्लॉक्स की आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह से बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो उसके बाद है फिफ्थ वन इज लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर्स मीन्स की लैंग्वेज डिफरेंसेस, जैसा यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो लिंग्विस्टिक बैरियर इज रिलेटेड टू लैंग्वेज डिफरेंसेस, की लैंग्वेज में डिफरेंस है, आपकी लैंग्वेज कुछ हो रहा है और सामने जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है मैसेज, उसकी लैंग्वेज कुछ हो रहा है। एक्सेंट्स की वजह से कि आपके बोलने का तरीका अलग है, सामने वाले का अलग है। डायलेक्ट्स की वजह से, अभी हमने जो बात की थी, तो डायलेक्ट्स की वजह से भी। सो टेक्निकल टर्म्स की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर लोकल लिंगो की वजह से आपको समझ नहीं है कि लोकल जो लिंग्विस्टिक्स है, जो चीज़ें हैं, जो वर्ड्स हैं, वो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन में। सो दीज आर द बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो उसके बाद आता है वर्बल कम्युनिकेशन, पावर ऑफ वर्ड्स की। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्ड्स की क्या पावर होती है? तो सबसे पहले होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो हम बोल के जो चीज़ें बता रहे हैं सामने वाले को, वो वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ओरली जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, अपनी बातचीत को, या फिर अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को जब हम ओरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। सो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यूजिंग प्रिसाइज लैंग्वेज एंड अवॉइडिंग जार्गन। जार्गन मीन्स की शॉर्ट फॉर्म वगैरह जो है ना, वो हमें यूज़ कम करनी चाहिए, और प्रिसाइज लैंग्वेज मतलब बहुत ही सटीक चीज़ें बोलनी चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है टोन। टोन कैसी होनी चाहिए? मैचिंग द टोन टू द मैसेज एंड ऑडियंस। तो ऐसी टोन होनी चाहिए जो आपके ऑडियंस को इजीली समझ आ पाए, जिसके थ्रू आप इजीली मैसेज समझा पाओ किसको, अपनी ऑडियंस को। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, कि आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस पूछना चाहिए बीच बीच में, कि आपको समझ में आ रहा है, कि आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, कुछ और क्लैरिटी चाहिए, कुछ और चीज़ आपको जो समझ ना आ रही हो, या फिर आपको कुछ पूछना हो, तो उस तरह के फीडबैक भी लेने चाहिए। तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का। उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स बियॉन्ड वर्ड्स, कि जब आप वर्ड का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल कर रहे हो, जेस्चर्स का, बॉडी लैंग्वेजेस का जब आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज। द बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप पोस्चर, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके, जैसे आप बोल तो इतनी सारी मोटिवेटेड चीज़ें रहे हो और खुद इतने उदास लग रहे हो, तो कैसे मैच करेगा आपका जो कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बन पाएगी वो, है ना। तो क्या होना चाहिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स इज द यूज ऑफ स्पेस एंड डिस्टेंस, कि जब आप स्पेस और डिस्टेंस का जब यूज करते हो, है ना, तो वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमिक्स हो गई। उसके बाद आता है थर्ड वन इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मीन्स टोन ऑफ वॉइस, पिच एंड स्पीड, कि जब आप क्या यूज कर रहे हो, जैसे कि कुछ स्टोरीज सुनाते हो ना, स्टोरीज में जब एकदम से
ऐसी चीज़ आती है जो डरावनी सी होती है, उसमें आपकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, आप टोन बिल्कुल चेंज कर देते हो। कुछ प्यारी सी चीज़ आती है तो आप बहुत प्यार से बोलने लग जाते हो ना। तो पिच और जो आपकी वॉइस है, आपकी जो स्पीड है बोलने की, उन सब में चेंज हो जाना है। जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने जैसे बोला है, तो वो किस चीज़ का पार्ट हो गया, पैरा लैंग्वेज का पार्ट। तो दीज थ्री आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको जो भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए, मैं तभी जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, बिल्डिंग कनेक्शंस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से क्या हो सकता है, हम अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं सोसाइटी में। सो इंटरपर्सनल होता क्या है कि जब आप एक खुद से बात ना करके एक दूसरे से बात कर रहे हो, सोसाइटी में लोगों से बात कर रहे हो, पीयर से बात कर रहे हो, अपने सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कि आप अपने आप से नहीं, अपने आप से अगर आप बात कर रहे हो, है ना, किसी और से नहीं बात कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, कि खुद से ही बात कर रहे हो आप, तो वो क्या हो गया, इंट्रा। बट अगर आप सामने वाले दूसरे इंसान से बात करें तो वो इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल होनी हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, पेइंग फुल अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। कि जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसके ऊपर आपको एक्टिव लिसनिंग, मतलब फुल अटेंशन देना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए मैसेज क्या है। फिर उसके बाद है एम्पैथी। एम्पैथी शो करनी चाहिए, मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। कि जब आपसे कोई बातचीत कर रहा है तो उसकी जो फीलिंग्स है उसको अपनी फीलिंग समझ के उससे बातचीत करनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स। शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, की दूसरी की फीलिंग को भी शेयर करे और समझे भी। उसके बाद है थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी लड़ाइयाँ हैं, मतभेद है, उनको रिजोल्व कर सकते हो, उनको सोल्व कर सकते हो, है ना। तो रिजोल्विंग डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली, कि आप बातचीत करके किसी बात का हल निकाल सकते हो जिस भी समस्या में आप अभी हो या फिर होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर सक्सेस। कि अब आप क्या करना है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंटीग्रेट करके, मतलब इन तीनों चीज़ों को आप मिला के आप क्या कर सकते हो, एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स में सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता पा सकते हो। So first one is self awareness. Self awareness means understanding your strength and weakness। कि सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, खुद के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कितना समझ में आता है, आपको कितनी चीज़ें पता है, तभी दूसरे इंसान को बताओ, फालतू का ज्ञान नहीं देना। सो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो वीकनेस है, कमजोरियां हैं, और अपनी स्ट्रेंथ जो ताकत है, उसको समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको, फिर उन पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज, सेकंड वन इज अडेप्टेबिलिटी। कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा खुद की कम्युनिकेशन स्टाइल में टू डिफरेंट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में जा रहे हो तो आप इस्तेमाल करो हिंदी का ज़्यादा, इंग्लिश का भी कर सकते हो, बट बाकी लैंग्वेजेस से बचो अगर आप दूसरे एक तरह से साउथ इंडिया या फिर कुछ अलग जगह से बिलोंग करते हो, तो आपको ऑडियंस के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। फिर है थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज स्टेइंग अपडेटेड ऑन कम्युनिकेशन ट्रेंड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा सारे जो कम्युनिकेशन ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर, सारे वर्ड्स के ऊपर, कि क्या क्या वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हो रही है कम्युनिकेशन में, है ना। तो ये सारी चीज़ों के प्रति आपको अपडेट रहना पड़ेगा, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो भी बेस्ट चीज़ें हो रही हैं उनके उनके लिए। सो ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन के बारे में, बैरियर्स के बारे में पढ़ा, प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, फंक्शंस क्या है कम्युनिकेशन के, हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात की। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका एक सब्सक्राइब। सो और जो आईटेप जो कोर्स कर रहे हैं उनको भी चैनल शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।